सीतापुर का जो राजनीतिक नेतृत्व है, भगवान मालिक है ऐसे नेताओं का। हम किसी महा घोटाला है, इसमें बारदाना का बहुत बड़ा घोटाला होता है, चूंकि सब सारी खरीद कागज पर होती। सरकारी मास्टर के पास इतने काम हैं, इतने ऐप हैं कि वो पढ़ाने के बजाय दिन रात ऐप खेलता रहता है। उसी मीडिया हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। शंकराचार्य सनातन परंपरा के सबसे बड़े धर्माचार्य हैं। किसान का बेटा राजनीति में आने का एक बड़ा माध्यम छात्र संघ के चुनाव थे। स्टूडेंट यूनियन के चुनाव बंद हो गए, होने चाहिए। उसको याद है जब मैं पढ़ रहा था सोशल वर्क में एक सेमिनार हुआ था। और सरकार का ये दायित्व है कि जो नियम कानून लेकर के बिल लेकर के सरकार आई है, तो जिनके लिए लाई है उनको वो बताए कि इसके फायदे क्या हैं, लाभ। 700 से अधिक लोग उस आंदोलन में शहीद हुए, सरकार ने कानून वापस ले लिया। अब यूजीसी का इतना। हमारे साथ मौजूद हैं आरएलडी के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान जी। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर ये यूजीसी का मुद्दा ट्रेंडिंग में चल रहा है इस समय। इसका विरोध जो है खासकर हिंदूवादी संगठन और जो है सवर्ण समाज ज़्यादा कर रहा है। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, इधर जो कुछ बिल आए, कुछ कानून आए और सबको लेकर के विवाद हुआ। कुछ कानून पास हुए, कुछ वापस हुए। जब भी कोई बिल आता है, कानून आता है, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है कानून बनाने का, नियम बनाने का। और सरकार का ये दायित्व है कि जो नियम कानून लेकर के बिल लेकर के सरकार आई है, तो जिनके लिए लाई है उनको वो बताए कि इसके फायदे क्या हैं, लाभ क्या है, नुकसान क्या है। ये चूंकि गवर्नमेंट कानून बनाती तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। पिछले दिनों में कृषि कानून आए, उसको लेकर के तमाम आंदोलन हुए, लंबा आंदोलन चला। ये देश गवाह है। 700 से अधिक लोग उस आंदोलन में शहीद हुए, सरकार ने कानून वापस ले लिया। अब यूजीसी का इतना संवेदनशील मामला आया है, इसमें जो लोग विरोध कर रहे हैं उस वर्ग के लोग भी उस कमेटी में हैं। तो बहुत आनन फानन में त्वरित प्रतिक्रिया दे देना कि गलत है कि सही है, मैं नहीं समझता हूँ। हमको इंतजार करना चाहिए और उसके लाभ क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। धीरे धीरे इतने ज़्यादा प्लेटफार्म है कि चीज़ें निकल करके बाहर आएंगी। इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए। अगर कानून में कमियां होंगी, बिल खराब होगा, निश्चित तौर से वापस होगा। अगर उसके लाभ हैं तो लागू होना चाहिए। अगर उसका सामाजिक विघटन का वो कारण बनता है, जाति विद्वेष बढ़ाता है, तो ऐसे कानून बिल नहीं आने चाहिए। और अगर ऐसा है तो वापस होना चाहिए। गवर्नमेंट को उसको देखना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए और फायदे जो संबंधित मंत्रालय है उनको बताना चाहिए कि इसके क्या क्या लाभ है। रिसर्च किए तो हमें पता चला जो यूनिवर्सिटी में एनएफएस कर दिया जाता था, ये नहीं होगा इसके बाद। और जो है जब प्रोफेसर रखे जाते हैं डिपार्टमेंट में, तो उसमें जो है सबको मौका मिलेगा प्रतिनिधित्व का। देखिए, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। छात्र राजनीति में भी भाग लिया है, महामंत्री पद का चुनाव लड़ा हूँ। विश्वविद्यालयों में पठन पाठन का माहौल होना चाहिए और उच्च शैक्षणिक संस्थान जो होते हैं वो भेदभाव से परे होते हैं। हम लोग चुनाव लड़ते थे, संगोष्ठी कराते थे, सेमिनार कराते थे। जो सामाजिक कुरीतियाँ होती थी, बुराइयाँ होती थी, उनको लेकर के डिबेट कराते थे और अतिथियों को आमंत्रित करते थे। और उस समय मुझको याद है जब मैं पढ़ रहा था सोशल वर्क में एक सेमिनार हुआ था और मुद्रा राक्षस जी उस समय वंचित समाज के सबसे बड़े चिंतक थे, उनका लेक्चर हुआ था। और आए दिन और युवकों में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति को लेकर के हमने डीपीए सभागार में एक संगोष्ठी कराई थी। उस समय के तत्कालीन सिंचाई मंत्री माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने उसमें अपने चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए थे। तो विश्वविद्यालयों में ऑलरेडी एक जो अब तो स्टूडेंट यूनियन के चुनाव बंद हो गए, होने चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि आम आदमी, किसान का बेटा राजनीति में आने का एक बड़ा माध्यम छात्र संघ के चुनाव थे। वो चुनाव बंद होने से आम आदमी की राजनीति में हिस्सेदारी घट रही है। विधायक जी का लड़का ही विधायक बनेगा।
अगर छासंघ के चुनाव ना होते तो माननीय अरविंद सिंह गोप जी, दयाशंकर सिंह जी जो वर्तमान में परिवहन मंत्री हैं, अतुल अंजान जी लखनऊ विश्वविद्यालय से, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति का बड़ा योगदान रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। आज भी तमाम विधान परिषद में, विधानसभा में, विश्वविद्यालय, लोकसभा में आनंद भदौरिया हम लोगों के साथी थे, मित्र थे। पुष्कर सिंह धामी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये सब आम परिवार से निकले हुए लोग हैं, ये सब छासंघों से निकले हुए लोग हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इसी तरह से तमाम लोग निकले। लेकिन राजनीतिक लोगों को ये लगता है कि एमपी का बेटा एमपी बने, एमएलए का बेटा एमएलए बने, तो उन्होंने साजिश करके जो एक व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दिया। और वो जो आम आदमी का बच्चा जब छात्र राजनीति से जाता था तो इस तरीके के किसी बिल की ज़रूरत नहीं होती थी। हम लोग गरीबी, गैर बराबरी के खिलाफ विश्वविद्यालय से, छात्र जीवन से लड़ रहे हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई छात्र राजनीति से निकला हुआ हर लड़का लड़ता है वो। और अभी एलुमनाई का हम लोग कार्यक्रम कराए, तो खिचड़ी भोज कराए, तो हमने कहा कि हम लोग उन दिनों को याद करने के लिए उस कार्यक्रम को कराते थे। विश्वविद्यालय में जात धर्म का भेदभाव, ऊंच नीच, आर्थिक आधार पर भेदभाव ये होता ही नहीं था। उच्च शिक्षा का मतलब ही था व्यक्ति का जो कैरेक्टर है उसको डेवलप करना। और जब छासंघों के चुनाव नहीं होंगे तो तमाम आज की विश्वविद्यालय के कैंपस में क्या चल रहा है ये तो हम लोग नहीं जानते। लेकिन आप विश्वास करिए कि अगर शैक्षणिक सुधार चाहते हैं और उच्च शैक्षणिक संस्थान जो हैं उनमें बढ़िया व्यवस्था चाहते हैं तो छात्रसंघों के चुनाव बहाल होने चाहिए। उससे जो कैंपस की कमियां थी, आप देखिए एक गांव से तमाम लोग, हम लोग वो जीवन जिए हैं। आदमी आता था हवाई चप्पल पहन करके, एक आदमी आता था जो बहुत बड़े आदमी का लड़का आता था। एक हॉस्टल में सब लोग एक साथ रहते थे, समान भाव से एक दूसरे से मिलते थे, दोस्ती याराना मित्रता रहती थी। किसी के अभिभावक आ जाते थे, पूरे छात्रावास के 250 लड़के उनके पैर छूते थे। उस व्यक्ति का मन प्रफुल्लित होता था कि हमारा बच्चा अकेला नहीं लड़ रहा है, हमारे 250 लड़के यहाँ रहते हैं। तो ये संस्कार थे जो यूनिवर्सिटी हमको देती थी, जो हॉस्टल की लाइफ थी, उसको बर्बाद कर दिया लोगों ने, तबाह कर दिया। किसी बिल की कोई ज़रूरत नहीं, छात्रसंघों के चुनाव बहाल होने चाहिए, मेरा मानना। सर, जो हिंदू धर्म के शंकराचार्य भी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा सरकार में अपमान हो रहा उनका, क्या कहना है? देखिए, शंकराचार्य सनातन परंपरा के सबसे बड़े धर्माचार्य हैं। और आदि गुरु शंकराचार्य ने जब पूरे भारत का भ्रमण किया तो सनातन के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने 4 मठ स्थापित किए और उनका सबका अपना अपना कार्यक्षेत्र है। अब ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी, जिनको लेकर के आजकल मीडिया में भी तमाम तरीके की डिबेट होती है, साधु संतों का अपमान, धर्माचार्यों का अपमान, धर्मगुरुओं का अपमान किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन वो संन्यास लेकर के समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, उनको कोई लोभ माया मोह ऐसा कुछ नहीं है। और धर्म सत्ता राज सत्ता से ऊपर होती है। राज सत्ता को धर्म सत्ता से मार्गदर्शन लेना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। अब स्थानीय स्तर पर अधिकारियों से और शंकराचार्य जी से क्या विवाद हुआ, क्या व्यवस्था हुई, उसके बारे में डिटेल की जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि प्रशासन को शंकराचार्य जी को विश्वास में लेना चाहिए था, उनका सम्मान करना चाहिए था, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए था। और पूज्य शंकराचार्य जी से हम लोगों की जो भावनाएं हैं, जो सनातनियों की, हिंदुओं की भावनाएं हैं, शंकराचार्य जी का बहुत सम्मान है। और उनके सम्मान को, उनसे जुड़े उनके अनुयायियों की आस्था का सम्मान सरकार को करना चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए कि ससम्मान सब ठीक ठीक निपटे। सर, अभी कुछ दिन पहले आपने एक मुद्दा उठाया था कि मीडिया में आरक्षण जरूरी है, होना चाहिए, क्या कहना है और क्यों होना चाहिए? नहीं, आप, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि मीडिया में आरक्षण होना चाहिए। भाई, हमारे समाज के जो रहनुमा हैं, जो रहनुमाई करते, नेतृत्व करते नेता हैं,
पार्लियामेंट में रिजर्वेशन है, लोकसभा में रिजर्वेशन है, विधानसभाओं में रिजर्वेशन है, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं उनमें रिजर्वेशन है, क्षेत्र पंचायत के चुनाव होते हैं उनमें रिजर्वेशन है, नौकरियों में रिजर्वेशन है, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में रिजर्वेशन की मांग हो रही है। हाँ। तो अगर हर जगह रिजर्वेशन है तो मीडिया हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उसमें व्यक्तिगत तौर पर मेरा ये मानना है कि चूँकि जो आरक्षित समाज के लोग हैं वो भी पढ़ लिख करके इस लायक हैं कि मीडिया में काम कर सकते हैं, तो उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है। सीतापुर में शिक्षा चिकित्सा कैसे देखते हैं? देखिए, शिक्षा और चिकित्सा, अब जो लोग, जो व्यवस्थाएं हैं, जो नियम कानून जो देश चला रहे हैं वो किस नज़र से देखते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं स्वयं सरकारी स्कूल में पढ़ा। प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी तक का जो एजुकेशन है वो हमने सरकारी स्कूलों से ही हासिल किया, क्योंकि प्राइवेट की फीस जमा करने की क्षमता हमारे पिताजी के पास नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज भी सरकारी स्कूलों में अध्यापक अच्छे हैं। हमारे साथ के तमाम साथी जो हमारे हैं, हमसे जूनियर हैं, वो सब बहुत अच्छे अच्छे बहुत योग्य लड़के जो हैं सरकारी स्कूलों में हैं। लेकिन एक अभिभावकों के अंदर भी एक मेंटालिटी है कि जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिली वो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं और 5,000 3,000 8,000 में पढ़ा रहे हैं, और बस वो एक शिक्षा की दुकान है। किताब वहीं मिलेगी, ड्रेस वहीं मिलेगी, जूता वहीं मिलेगा, मोजा वहाँ मिलेगा, और आदमी एक सोसाइटी में अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कि हमारा भी लड़का इंग्लिश मीडियम के इस स्कूल में पढ़ रहा है, वो एक तो प्राइवेट में दाखिला कराता है, सरकारी स्कूल में लोग जाते नहीं। दूसरा, सरकारी मास्टर के पास इतने काम हैं, इतने ऐप हैं कि वो पढ़ाने के बजाय दिन रात ऐप खेलता रहता है, उसी पर जुटा रहता है। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई, अब उसके भी लाभ आज तक मैं तो समझ नहीं पाया। पहले हम लोग कक्षा 8 में छुट्टी का एप्लीकेशन, और किसी के परिवार में कोई फंक्शन है तो उसके लिए छुट्टी का एप्लीकेशन, बुखार आ गया तो उसके लिए छुट्टी का एप्लीकेशन। अब हाई स्कूल आते आते हर तरह के एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लिख लेते थे। ये हाई स्कूल तक का स्टेटस था। हायर एजुकेशन में तो बहुत कुछ था। आज किसी लड़के से पूछो, कोई फेल होता नहीं, 90% से नंबर कम किसी के आते नहीं। और पूछो भैया क्या किए हो, कहेगा हमने बीटेक कर लिया है, और कदू की एक मोबाइल गिर गया है, इसे चुक नाम एप्लीकेशन लिख दो, नहीं लिख पाता। तो पूरा एजुकेशन सिस्टम तबाह हो गया है, उसमें कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की कमी आई, मेरे कहने का मतलब ये है। तो शिक्षा और चिकित्सा दो ऐसे महत्वपूर्ण अंग हैं जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। आप देखिए कि CHC पर आप अगर जाएंगे तो आपका अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, एक्सरे नहीं हो पा रहा है। अगर CHC पर ये व्यवस्थाएं नहीं हैं, वो कहते हैं हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज के जो पैरामीटर हैं, जो मानक हैं, मतलब हमारी पॉपुलेशन जिस हिसाब से है उस हिसाब से हमारे पास हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है। अगर झोला छाप डॉक्टर ना हो तो गांव में महामारी आ जाए, जब बीमारियां फैलती हैं तो वो झोला छाप डॉक्टर ही बचाते हैं। तो शिक्षा और चिकित्सा की दशा बदहाल है। सबसे दुखद पहलू ये है कि जो आज के जो नेता जो विधानसभा और लोकसभा में जाते हैं उनको इस बात की कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो दिन रात कमीशन को लेकर के, अब तो ऑडियो वीडियो आ रहे हैं, देखिए वो कहते हैं कि 10% लेना चाहिए, कोई कहता नहीं इससे ज़्यादा लेना चाहिए। जब कमीशन की बातें नेता खुलेआम करें तो शिक्षा चिकित्सा की बात कब करेंगे आप? चिंताजनक विषय है कि अब राजनीतिक लोग राजनीति में नहीं आ रहे, अब व्यापारी आ रहे हैं, जो कहीं से अनाप शनाप पैसा कमा लिए वो लोग आ रहे हैं। और जनता को भी ये सोचना होगा कि आप राजनीतिक कार्यकर्ता को चुनना चाहते हो कि व्यापारी को चुनना चाहते हो।
जनप्रतिनिधि हमारे जैसा होंगे, हमारा समाज वैसा होगा, वैसी हमारे समाज के लिए नीतियाँ होंगी। अच्छा सर, अभी आपने सीतापुर में जो है धान खरीद की धांधली में अभी मुद्दा उठाया था, क्या कहना है इस पर? धान खरीद में क्या कहना है, देखो ऐसा है, धान खरीद जैसे हमने एक बात कही थी कि जैसे भारत के उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर है, जितना सच ये है उतना ही सच ये है कि धान खरीद में घोटाला होता है और ये पूरा सिस्टम जानता है। एवरीबडी नो इट, कोई ऐसा है नहीं कि जो जानता नहीं। तो सुन लो तो जिलाधिकारी भी जानते हैं, सरकार में बैठे लोग जानते हैं, नेता जानते हैं, लेकिन ये जाने कैसा काकस है कि जानते हैं, सब जानते हैं, कोई कह नहीं सकता जानते। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। जिसके पास बिसुआ भर जमीन नहीं है उसने भी 500 कुंटल 300 कुंटल 200 कुंटल बेच रखा है। जिसके खेत में गन्ना बोया है उसने भी धान बेच रखा। गन्ना और धान साथ में पैदा नहीं होता, सब जानते हैं। ट्रक जो है कुछ सब कागज पर खरीद होती है। जीपीएस स्कूटी से टहलता है, जाता मिल में खड़ा रहता, राइस मिल में 2 घंटे बाद निकल आता है। अगर ट्रक कोई लदा है और कमलापुर से सीतापुर गया है तो बीच में टोल भी पड़ता है, तो वो टोल से अगर फुटेज निकाले जाए तो पता चलेगा ट्रक गया है कि नहीं गया है। ये महा घोटाला है, इसमें बारदाना का बहुत बड़ा घोटाला होता है, चूँकि सब सारी खरीद कागज पर होती, कागज मूवमेंट करता है, फिजिकल राइस जो है वो कहीं मूव नहीं करता है। तो ये घोटाला है और लंबे समय से देख रहे हैं। बस ये है कि क्षमताएं उतनी नहीं है, उस जगह पर हम नहीं हैं जहाँ इस बात को उठाना चाहिए, जहाँ से सवाल के जवाब आते हैं। और जो लोग हैं वो नहीं उठाते हैं क्योंकि वो इसी व्यवस्था में शामिल हैं। इसका मतलब बंदरबाट हो रहा है। बिल्कुल, सत्ता के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, कोई इस व्यवस्था से बचा नहीं है। सबको सबका हिस्सा मिल रहा है, हिस्सा मिल रहा है, इसीलिए सब चुपचाप है या डर के मारे चुपचाप है। अच्छा सर, कमलापुर में चीनी मिल जो है काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था, अभी क्या उसकी चालू होने की संभावना है? तो देखो, आज के आप सोशल मीडिया प्लेटफार्म देखो, तमाम लोग श्रेय लेने की होड़ लगाए हैं कि हमने पहल की थी, हमने पहल की थी। हमने भी पहल की थी कई बार, तमाम पत्राचार लिखा पढ़ी, जो हो पाया किया, आंदोलन भी किए, लेकिन हमको कोई क्रेडिट नहीं चाहिए का हमारे क्षेत्र में चीनी मिल चालू हो। और चालू होने के समय भी आप देखिए कि अभी बाजार लगी नहीं है, चोर आ गए, कमियां निकाल रहे हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कोई इंडस्ट्री जब लगती है, जब चीनी मिल लगी थी तो क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हुआ था। लोगों के कमरे किराए पर उठ गए थे, लोग बाजार में सब्जी खरीदते थे, यहीं दवाई लेते थे, यहीं स्कूल में एडमिशन कराते थे, मास मूवमेंट होता था, ट्रक वाला आता था तो यहीं पल्लेदार उस पर लादते थे, वो यहीं चाय पीता था, यहीं खाना खाता था। मतलब कहने का मतलब यह है कि इंडस्ट्री जब लगती है तो मल्टी सेक्टर रोजगार जनरेट होता है। हम लोगों का ये प्रयास था कि चीनी मिल चले और सबके जो लोग कह रहे हैं उन्हीं सबके सहयोग से, उन्हीं सबके प्रयास से चल रहा। क्रेडिट की हमको चाह नहीं है, लेकिन चीनी मिल अगर चलेगा, अगर क्या अब चल ही जाएगा, चालू होगा तो आप देखेंगे कि उससे सबको लाभ होगा। बस एक हमारी अपनी ये इच्छा है कि चूंकि चीनी मिल इस क्षेत्र में लग रहा है तो यहाँ के लोगों को भी रोजगार, जो लोग उस लायक हैं उनको चीनी मिल प्रबंधन को कंसीडर करना चाहिए, लोकल के लोगों को भी रोजगार देना चाहिए। दरअसल है क्या, सीतापुर का जो राजनीतिक नेतृत्व है, भगवान मालिक है ऐसे नेताओं का, हम किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। रेडको खेतान ने इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई कनूनी में, और लोकल के एक आदमी को नहीं रखा, मजदूरी के अलावा वहाँ चपरासी भी लोकल का नहीं, पियून लोकल का नहीं। और वो हमारे क्षेत्र में उनके पास जो रासायनिक पानी है, जो निकलते, जो रासायनिक चीज़ें रिसाव होता है, निकलता है, जो उनका बेस्ट मटेरियल है, उसको निकालने के लिए उनके पास कोई सेपरेट ड्रेन नहीं है। वो हजारों लीटर पानी, रासायनिक पानी जमीन में रोज जा रहा है
और आने वाले दिनों में अगल बगल के क्षेत्र में पीने लायक पानी नहीं रह जाएगा। जब आप वह उस क्षेत्र में जाइए, देखिए जो लोग कपड़े डाल देते हैं रात में, बाहर रह जाते हैं, सवेरे उन पे एक परत जमी होती है। अच्छा। तो ये समस्याएं हैं। और राजनीतिक नेतृत्व तो इसलिए चुप है, किस लिए चुप है ये मेरी समझ से तो परे है। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई ठीक है, हमारे यहाँ कोई उद्योगपति आ रहा है, उद्योग लगा रहा, स्वागत। क्षेत्र के लोगों को अगर रोजगार नहीं मिल रहा है, क्षेत्र को लोगों को उस उद्योग से कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो इस क्षेत्र में उद्योग हो ना हो उसकी क्या उपयोगिता है भाई। यहाँ के लोगों को भी तो उससे कुछ लाभ होना चाहिए। और ये फैक्ट्री एक्ट में क्या है, नियम कानून क्या कहते हैं, नेताओं की क्या सोच है, इस पर बात होनी चाहिए और लोगों को इस पर पूछना चाहिए, मेरी समझ से।